हमारे चैप्टर का नाम था मार्केट फेलियर। ठीक है, मार्केट फेलियर में आपको ये बताया था कि मार्केट फेलियर का मतलब है कि मार्केट किस चीज़ में फेल हो रहा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में, है ना। तो वो रिसोर्स को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पा रहा। तो एक होता था कंप्लीट मार्केट फेलियर, एक होता था पार्शियल मार्केट फेलियर। कंप्लीट मार्केट फेलियर में ये था कि भाई आप प्रोडक्ट ही नहीं बना पा रहा मार्केट, और पार्शियल मार्केट फेलियर में ये था कि प्रोडक्ट तो बन रहा है पर या तो दाम गलत है या क्वांटिटी गलत है। फिर अल्टीमेट मुद्दा हमने बस यही कहा था कि मार्केट आखिर फेल क्यों हो रही है। तो उसके आपको 4 रीजन बताए थे, मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनको हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इन सब रीजनों की वजह से मार्केट फेल तो हो रहा है, लेकिन अब हम आज क्या सीखने वाले हैं कि गवर्नमेंट अब कैसे इंटरवीन करेगी, है ना। और गवर्नमेंट अपने इंटरवेंशन से मतलब कोशिश करेगी कि इन दिक्कतों को ठीक कर सके बेसिकली। हाँ, तो वही हेडिंग डालते हैं, मेन हेडिंग आप बिल्कुल बड़ी बड़ी डाल देना चाहें। बेसिकली हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन अब पढ़ेंगे। तो बस ये एक ही टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आखिर गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और उसे बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो जो भी कारण थे मार्केट फेलियर के, उन कारणों को ध्यान में रखकर सरकार इंटरवेंशन यानी कि इंटरवीन करने का सोचती है। तो इसमें टोटल हमें 8 पॉइंट्स कवर करने हैं, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हम 8 अलग अलग जगहों पर देखेंगे, 8 टोटल, है ना। तो वन बाय वन कर लेते हैं। तो सबसे पहला लिखते हैं, अब पहला कारण क्या था मार्केट फेलियर का, मार्केट पावर, है ना। तो देखो, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का पहला पॉइंट हो गया टू मिनिमाइज मार्केट पावर। ठीक है, और इसको आप हाईलाइट कर लेना, टू मिनिमाइज मार्केट पावर। और थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास का अपने मन में सोचते रहना कि जैसे मार्केट पावर क्या था, सोचो क्या बताया था मार्केट पावर, मोनोपोली, है ना। कि मान लो कोई फर्म है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ले, तो अब सरकार क्या करेगी, मोनोपोली को रोकने की कोशिश करेगी, है ना, या कुछ भी स्टेप्स उठाएगी सो दैट मोनोपोली ना क्रिएट हो। तो बस इसीलिए हेडिंग बन गई कि सरकार इंटरवेंशन कर रही है किस चीज़ में, मार्केट पावर को मिनिमाइज करने के लिए, है ना। तो इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है या उठाए हैं वो लिख लेते हैं, छोटी छोटी बिंदियां बना के। पहली बिंदी, कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 ब्रैकेट में एज अमेंडेड बाय कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। तो सरकार ने कानून बनाया, इस कानून का नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट। सीए फाइनल में आप पढ़ोगे अगर होपफुली वहाँ तक पहुँचे तो। हाँ, लॉ के अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली उसमें यही सिखाते हैं कि सरकार ने ये कानून इसलिए बनाया कि भाई कोई एक प्लेयर मोनोपोली ना क्रिएट कर ले, है ना। कॉम्पिटिशन का अवसर सबको बराबर मिलना चाहिए, ये मतलब है इस एक्ट में, इस कानून में ये प्रोविजंस आपको पढ़ाए जाएंगे। दूसरा, मार्केट लिबरलाइजेशन। सरकार ने मार्केट को लिबरलाइज कर दिया, मतलब मार्केट को खुला कर दिया कि भाई कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बस एक ही आदमी आएगा। अगर एक ही आदमी आएगा तो फिर उसकी मोनोपोली हो जाएगी। तो सरकार ने मार्केट को भी लिबरलाइज कर दिया, ईजी कर दिया, ओपन कर दिया। तीसरी बिंदी, कंट्रोल ऑन मर्जर एंड एक्विजिशंस। अब कई बार क्या होता है कि कुछ 2 बड़े प्लेयर्स आपस में मर्ज कर लेते हैं, है ना। तो सरकार इसको भी कंट्रोल करती है। तो कई बार ऐसा होता है ना, आपने शायद सुना होगा कार्टेल। कार्टेल क्या होता है कि 2-3 लोग मिलकर पावर बना लेते हैं अपनी, या मर्ज कर लेते हैं, है ना, मोनोपोली में पड़ा होगा। तो कई बार बहुत सारे मतलब बिजनेसेस या बड़े बिजनेसेस आपस में मर्ज कर लेते हैं, या एक्विजिशन भी कह सकते हैं उसको। तो सरकार उस पर कंट्रोल रखती है कि ऐसा ना हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करती है। चौथा, प्राइस कैपिंग, CAPPING। तो प्राइस कैपिंग का मतलब क्या हो गया, प्राइस पर कैपिंग लगाना, मतलब कि लिमिट लगाना। कि मान लो आप दवाई लेने गए और केमिस्ट कह रहा है ये लो बुखार की गोली 5000 रुपये की, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सरकार किस बात का ध्यान रखती है कि प्राइस को कैप कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही आदमी अपनी मोनोपोली बना ले कि भाई मेरा सामान है मैं तो 5000 रुपये में दवाई बेचूंगा। तो सरकार प्राइस कैपिंग भी करती है। इसके अलावा पेट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशंस। तो जितनी भी ग्राहक संस्थाएं हैं, ग्राहक संस्थाओं को पेट्रोनेज करती है। पेट्रोनेज का मतलब बताओ शिवांश क्या होता है, इंग्लिश वर्ड, सपोर्ट। तो ये लिखना, ठीक है ना। तो सरकार जो है जितने भी ग्राहक हैं, मतलब सिंपल भाषा में आपको सपोर्ट करती है कि भाई ग्राहक को बेवकूफ़ ना बना दे कोई, मोनोपोली क्रिएट कर दे। तो कंज्यूमर एसोसिएशंस को सपोर्ट देती है। इसके अलावा रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल्स। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पुराने ज़माने में मतलब 50-60s में इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस होते थे। सरकार कहती थी बाहर से नहीं मंगाना सामान, तो अब वो सब चीज़ें रिड्यूस कर दी हैं, इंपोर्ट कंट्रोल्स को भी रिडक्शन कर दिया, ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि आप बाहर से भी खरीद सकते हो। नहीं तो अगर ऑप्शन ना हो तो फिर तो पता चला इंडिया का कोई व्यक्ति मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। तो इसीलिए सरकार ने इंपोर्ट्स पर भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटा रखी हैं, कम कर रखी हैं। इसके अलावा नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। तो ये आपने शायद अगर सुना हो, 1991 में बैंकों का हुआ था नेशनलाइजेशन। कि भाई मान लो बैंक पहले एक ही शहर में था, लेकिन नेशनलाइजेशन का मतलब है कि फिर उसकी ब्रांचेस पूरे देश में खोल दी। तो ऐसी ही सरकार क्या करती है, नेशनलाइजेशन को बढ़ावा देती है, ताकि हर चीज़ हर देश, पूरे देश में हर जगह मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि किसी भी एक आदमी की मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी। तो मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो सरकार ने मार्केट पावर को मिनिमाइज करने के लिए उठाए हैं। तो समझ गए। तो इसमें आपसे 1 नंबर का बस क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो कोई भी इनमें से एक पॉइंट देगा और वो ये पूछेगा कि बताओ ये किस लिए करा सरकार ने। तो आपका ऑप्शन होगा कि ये पॉइंट सरकार ने मार्केट पावर को मिनिमाइज करने के लिए करा, या फिर उल्टा भी क्वेश्चन दे सकता है, वो बोल देगा कि कौन से पॉइंट से मार्केट पावर मिनिमाइज होगी। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया कि भाई मार्केट पावर को मिनिमाइज करना है, लेकिन इसमें एक स्टार पॉइंट लिखना है। हाउएवर,
समटाइम्स गवर्नमेंट गिव पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एंड प्रोटेक्ट मोनोपोली पोजीशन ऑफ अ फर्म। तो इसके नीचे एक सैड स्माइली बना देना, यानी कि ये एक एक्सेप्शन हो गया कि भाई कभी कभी तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सरकार है, सरकार खुद ही क्या कर रही होती है, पेटेंट और कॉपीराइट दे देती है किसी को, भाई ये कि अगले 5 साल तक ये चीज़ आप बनाओ। अब जैसे ही किसी को पेटेंट या कॉपीराइट मिलेगा तो उसकी तो मोनोपोली बन जाएगी। तो ये कभी कभी मतलब सरकार ही खुद मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दे देती है। तो ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट होगा कि हाउएवर समटाइम्स गवर्नमेंट गिव पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एंड प्रोटेक्ट द मोनोपोली पोजीशन ऑफ अ फर्म। इसीलिए सैड स्माइली बनाई कि कई बार सरकार भी ऐसा कर देती है, करना पड़ता है, मजबूरी भी होती है। तो क्लियर हो गया? तो मार्केट पावर तो रिड्यूस हो गई। अब दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण जो समस्या पैदा कर रहा था, एक्सटर्नलिटीज। तो अब इसमें कैसे सरकार इंटरवेंशन करेगी? आओ लिखते हैं पॉइंट नंबर 2 कि भैया एक्सटर्नलिटीज के लिए सरकार क्या करती है। तो लिखते हैं हेडिंग पॉइंट नंबर 2 में कि टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज, टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज की एक्सटर्नलिटीज को करेक्ट करने के लिए सरकार क्या कर रही है। चलो तो इसमें 2 बाइफर्केशन करते हैं। तो एक्सटर्नलिटीज को रिड्यूस करने के लिए सरकार 2 ही चीजें कर सकती है। तो इसमें पहले वाले में 70% जमा देना पेज का, दूसरे वाले में खाली 30%, क्योंकि पहले वाले में थोड़ा ज़्यादा लिखना है, चौड़ा लिखना है, दूसरे वाले में थोड़ा कम छोटा ही लिखना है। तो एक्सटर्नलिटीज को करेक्ट करने के लिए बस सरकार 2 ही चीज़ कर सकती है, वेरी सिंपल। तो देखो 2 चीज़ क्या कर सकती है सरकार, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और दूसरे में प्रमोट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो यही 2 काम कर सकती है। तो देखो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। भाई एक्सटर्नलिटी में आपको याद है ना 2 चीज़ें बताई थी, एक गंदी चीज़, एक अच्छी चीज़। तो सिंपल सा मोटिव क्या होना चाहिए कि गंदी चीज़ को क्या करना है, कम करना है, और अच्छी चीज़ को बढ़ावा देना है। तो बस यही सरकार करती है कि गंदी चीज़ के प्रभाव को कम करना है और अच्छी चीज़ को प्रमोट करना है। तो पहले हम गंदी चीज़ों की बातें लिखेंगे, क्योंकि गंदी चीज़ों में ज़्यादा बातें होती हैं। भाई यही इंसान के जीवन की भी सच्चाई है कि आप गंदे काम ज़्यादा करते हो, अच्छे काम कम करते हो। तो इसलिए गंदे कामों के इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सरकार को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अच्छे कामों को प्रमोट करने के लिए कम काम करना पड़ता है, तो उसमें कम पॉइंट। तो पहले हम सब गंदी बातों के बारे में गंदी बातें लिखते हैं कि सब गंदी बातों को सरकार कैसे कम करने की कोशिश करती है। तो इसमें आप ऐसे छोटा सा पहले एरो बनाकर लिखना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और इसको ब्लॉक कर लेना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कि भाई सरकार क्या इनिशिएटिव्स लेती है ना। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, मतलब सॉरी बहुत सारे नहीं, 2 इनिशिएटिव्स हैं सरकार के। तो पहले आप लिखना नंबर 1 डायरेक्ट कंट्रोल, ये जिसको बोलते हैं कमांड सॉल्यूशंस, डायरेक्ट कंट्रोल या जिसको बोलते हैं कमांड सॉल्यूशंस। तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि देखो सरकार क्या करती है। तो जैसे देखो पहले मैंने डाल के फिक्स एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ब्रैकेट में लिखना पेनल्टीज फॉर एक्सीडिंग लिमिट, पेनल्टीज फॉर एक्सीडिंग लिमिट्स, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी बिंदी लाइसेंसिंग, तीसरी बिंदी मेक लॉज। तो डायरेक्ट कंट्रोल में तो 3 बातें हैं मोटा मोटी कि भाई डायरेक्ट कंट्रोल कैसे करती है सरकार, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कैसे कम करती है या उसके प्रभाव को कैसे कम करती है। आपको पता है सरकार फैक्ट्रियों के ऊपर, खासकर इंडस्ट्रियों के ऊपर एक लिमिट लगाती है कि भाई आप अगर धुआं फैला रहे हो तो कितना धुआं फैला सकते हो, वो एक लिमिट होती है, और अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी तो पेनल्टी लगेगी, है ना। तो ये एक डायरेक्ट कंट्रोल मेथड है सरकार का कि भाई पॉल्यूशन लिमिट में फैलाओगे, उससे ज़्यादा फैलाओगे तो पेनल्टी लग जाएगी। इसके अलावा लाइसेंसिंग, कई बार सरकार बहुत सी फैक्ट्रीज को कहती है, जैसे मान लो आप केमिकल फैक्ट्री हो गई, तो सरकार को पता है भाई आप केमिकल बनाओगे तो आप तो सारी नदी को गंदा कर दोगे आजू बाजू की, तो आपको अगर फैक्ट्री खोलनी है तो सरकार कहती है कि क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। और इसके अलावा भी सरकार बहुत से नियम या लॉ बनाती है जिससे आपको कंट्रोल करती है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, डायरेक्ट कंट्रोल। तो ये तो हो गया पहला तरीका सरकार का। दूसरा तरीका थोड़ा बड़ा है, दूसरे का नाम है मार्केट बेस्ड पॉलिसीज, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो कि भाई सरकार कई बार कुछ नीतियां भी बनाती है या मार्केट से रिलेटेड नीतियां बनाती है। तो वो क्या हो सकती हैं, तो उसमें आप पहले ब्रैकेट में लिख लो। तो ये मेनली डील करता है आपके एनवायरमेंटल टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड, यही शब्द है, एनवायरमेंटल टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड। ठीक है, समझाऊंगा कि क्या है, बट ब्रैकेट में लिख लो और फिर लिखना दैट इज सेटिंग प्राइस directly through pollution tax, that is setting price directly through pollution tax, or setting price indirectly through
कैप एंड ट्रेड, ठीक है, ध्यान से लिखना हर वर्ड, और सेटिंग प्राइस इनडायरेक्टली थ्रू कैप एंड ट्रेड, ठीक है। तो दो टर्मिनोलॉजी से सिखानी है मुझे आपको, ठीक है सर, तो सिखाओ फिर। एक तो सिखानी है पॉल्यूशन टैक्स और एक सिखानी है कैप एंड ट्रेड। ये एक साथ बोला जाता है, कैप एंड ट्रेड, बोलो अपने मुझे एक साथ, कैप एंड ट्रेड, है ना, एक ही साथ बोलना है। तो जो पॉल्यूशन टैक्स लगाती है सरकार, वो तो एक डायरेक्ट तरीका है। कैसा तरीका है? डायरेक्ट तरीका है कि भैया आपने पॉल्यूशन फैलाया, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, सीधा सीधा। तो ये तो एक डायरेक्ट तरीका है, तो इससे प्राइस बढ़ जाएगा आपके प्रोडक्ट का, लोग कम खरीदेंगे, है ना, सीधा तरीका हो गया। जैसे मान लो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और आपके प्रोडक्ट से धुआं फैलता है, तो मैंने कहा कि आप पे अब 100 रुपये टैक्स लगेगा, तो जैसे ही मैं टैक्स लगाऊंगा आप पे पॉल्यूशन टैक्स, तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो फिर कम बिकेगा, है ना, कंज्यूमर कम खरीदेगा। तो ये एक डायरेक्ट तरीका होगा पॉल्यूशन टैक्स। लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका भी होता है, इनडायरेक्ट तरीका होता है प्राइस को आपके इफेक्ट करने का, वो होता है कैप एंड ट्रेड का। तो ये मैं भी सिखाऊंगा कि क्या मतलब है कैप एंड ट्रेड का। बट पॉल्यूशन टैक्स तो समझ गए ना कि सीधा सीधा डायरेक्ट तरीका है। लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका भी होता है, तो वही लिखा है सेटिंग द प्राइस इनडायरेक्टली थ्रू कैप एंड ट्रेड, तो वो भी समझाता हूँ। लेकिन इसमें पहले बीच में स्टार पॉइंट लिख लो। क्या आपको ये पता है पॉल्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये जो पॉल्यूशन टैक्स हम लिख रहे हैं, ये जो एनवायरमेंटल टैक्स आप लिख रहे हो वर्ड, कि भाई पॉल्यूशन फैलाओगे तो वो भी टैक्स, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट किस महारथी ने दिया बताओ? तो लिखो महारथी का नाम था जी AC पिग्यू। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये पहले भी आया है। तो इन इकोनॉमिक्स का नाम है AC पिग्यू, पिग्यू, यू पिग यू तो AC पिग्यू, ये नाम था PIGOU, AC पिग्यू। और मजेदार बात देखो, क्योंकि इन्होंने ये एनवायरमेंटल टैक्सेस या पॉल्यूशन टैक्सेस के कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड करा, तो इसीलिए इन पॉल्यूशन टैक्सेस को एक दूसरा नाम भी दिया गया, पिग्यूवियन टैक्सेस। सोचो उनके नाम पर इस पॉल्यूशन वाले टैक्स का नाम भी पड़ गया पिग्यूवियन टैक्सेस, क्योंकि पिग्यू भाई ने ये मतलब प्रोपाउंड करा। तो ये लिख लेना, ये मतलब इन्फॉर्मेशन है बीच में आ गई, पिग्यूवियन टैक्सेस। अब इसी के नीचे लिखना कि ये जो पिग्यूवियन टैक्सेस हैं, है ना, ये जो पॉल्यूशन टैक्सेस हैं, इनमें 3 दिक्कतें हैं, इस कॉन्सेप्ट में 3 तकलीफें हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ सर पॉल्यूशन होगा तो टैक्स लगा देंगे, है ना, पॉल्यूशन फैलाओगे तो टैक्स लगा देंगे, पॉल्यूशन पर टैक्स लग रहा है। लेकिन इसमें 3 प्रॉब्लम्स लिखना है आपको। पहली है इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। अब पॉल्यूशन टैक्स को डिटरमाइन करना मुश्किल है, देखो आप कितना पॉल्यूशन फैलाते हो उसको नापना बड़ा मुश्किल काम है वैसे, है ना, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। दूसरा, इफ डिमांड इज इनइलास्टिक देन these taxes may not be effective. If demand is inelastic, then these taxes may not be effective. अगर डिमांड inelastic है तो ये टैक्सेस हो सकता है इफेक्टिवली काम ना करें। अब डिमांड inelastic का मतलब बताओ क्या? हाँ, डिमांड में चेंज नहीं होता। अब मान लो आपको तो आदत है एक ऐसा प्रोडक्ट खाने की जो आपको बस आदत है, तो अब उस प्रोडक्ट पर अगर सरकार टैक्स लगा भी देगी ज़्यादा, तो आपको क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है उन पर ये टैक्सेस मतलब इतने इफेक्टिव नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो जो आपको पता है तो मेरे को खरीदना है भाई, तो फिर तो चाहे सरकार पॉल्यूशन टैक्स भी लगा दे तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो ये भी मतलब एक पॉइंट हो गया। और तीसरा इसका एडवर्स इफेक्ट है इस तरह के टैक्सेस का, एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कई बार एम्प्लॉयमेंट पर। अब कैसे पड़ेगा बताओ? एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, टैक्स लगा दिया तो सरकार, नहीं वो वाला नहीं तो कई बार सरकार जब टैक्स लगाती है ना कंपनियों के ऊपर, तो जैसे बीच में ITC पर टैक्स लगाया था सरकार ने कुछ, कि सिगरेट्स बना रहे हो आप, टोबैको बना रहे हो आप, तो टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया। तो कई बार क्या होता है कि फिर कंपनी को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, क्योंकि सर कंपनी को लगता है कि ये प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ गया तो हम कुछ और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कंपनी पर जब टैक्स लगता है तो हो सकता है कंपनी को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़े, और उस चक्कर में कंपनी कुछ लोगों को फिर नौकरियों से निकालती है ना। और कई बार तो सरकार बैन भी कर देती है कुछ चीज़, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ, है ना, तो जो कंपनियां प्लास्टिक थैलियां बनाती थी वो बंद हुई, तो उसके एम्प्लॉय को क्या हुआ होगा? नौकरी से गए। तो कई बार इस तरह के टैक्सेस से एडवर्स इफेक्ट ये पड़ता है कि एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। ये भी मतलब एक पॉइंट हो, समझ आया लिंक? तो क्लियर हुई पूरी पॉल्यूशन टैक्स की कहानी, या इतना हो गया पहले? अब मैं दूसरी चीज़ सिखाऊंगा जो नई है आपके लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है सुनने में, कैप एंड ट्रेड, है ना, कि कैप एंड ट्रेड क्या है। तो इसी के नीचे लिखते हैं, मतलब चाहे आप हेडिंग डाल दो, कैप एंड ट्रेड। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे मेरा एक जीवन का एक्चुअल किस्सा भी जुड़ा हुआ है अपने जीवन का, तो जल्दी से वो भी सुना दूंगा आपको। तो कैप एंड ट्रेड क्या है पहले वो बता देता हूँ। अब यहाँ पर कैप का मतलब क्या है? लिमिट, ठीक है। यहाँ पर कैप का मतलब क्या है? लिमिट। और ट्रेड का मतलब, ट्रेड तो आपको पता है ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाय एंड सेल करना। ट्रेड करना किसे कहते हैं? या तो खरीदना या बेचना, है ना, बाय एंड सेल। तो ये लिख लो, ये बेसिक मीनिंग है, इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कैप एंड ट्रेड जो शब्द बोले जा रहे हैं उसमें कैप का मतलब हो गया लिमिट और बाय एंड सेल का मतलब हो गया खरीदना बेचना। चलो, तो इसमें होता क्या है, अब आप लिखो बिंदी डाल के, टोटल पॉल्यूशन अलाउड टू बी emitted during
each period, total pollution allowed to be emitted during each period. दूसरे बिंदु डाल के कॉन्सेप्ट ऑफ परमिट्स, परमिट्स को ब्लॉक कर लेना, परमिट्स के नीचे से छोटा छोटा लिख लेना, बाय सेल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट को हाईलाइट करना, इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं कुछ अपने जीवन की, जो आपको अभी बताऊंगा। तो टोटल पॉल्यूशन अलाउड टू बी एमिटेड ड्यूरिंग ईच पीरियड, और दूसरा लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ परमिट्स, बाय एंड सेल नीचे लिखा लिया, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो बेसिकली ये कैप एंड ट्रेड जो है, ये क्या है स्टोरी आपको बताते हैं। कैप एंड ट्रेड, तो जैसे मतलब मान लो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, कुछ अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। तो हर कंपनी कितना पॉल्यूशन फैला सकती है, इसकी क्या लगा रखी है सरकार ने लिमिट। तो अब मान लो जैसे पहली कंपनी ने 100 यूनिट्स पॉल्यूशन फैलाया, अब इसको मेजर करने के भी मतलब एक यूनिट होते हैं, लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के यूनिट से लिख लिया। तो मान लो इसने 100 यूनिट धुआं फैलाया, दूसरी ने 120 यूनिट धुआं फैलाया, तीसरी ने 75 यूनिट धुआं फैलाया, ठीक है, लेट्स से। तो सरकार ने हर कंपनी के लिए लिमिट लगा रखी होती है, तो इसीलिए लिमिट लगाने के लिए तो क्या टर्म बन गया, कैप। लिमिट लगाने के लिए क्या टर्म बन गया, कैप, ठीक है। तो सरकार ये कहती है कि भाई आपको अगर अपनी लिमिट बढ़वानी है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या नाम आ गया, परमिट। कि भाई मान लो मुझे पता है कि मेरी फैक्ट्री में तो ज़्यादा सामान बनाना है मुझे, और मुझे तो जो धुआं निकालना पड़ेगा, या मेरी फैक्ट्री से जो धुआं निकलेगा वो तो 200 यूनिट्स का निकलेगा मान लो, और मेरे पास अभी कितनी परमिशन है बस 100 यूनिट्स की, तो मुझे सरकार से क्या लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। ये मतलब, तो समझ गए परमिट का क्या मतलब है। अब मैं कार्बन क्रेडिट बता देता हूँ। तो कार्बन क्रेडिट ये होता है कि मान लो जो तीसरी कंपनी है उसने कितना धुआं फैलाया, 70 में, और इसकी लिमिट है मान लो 100। तो सरकार ये भी कहती है, शाबाशी देती है तीसरी कंपनी को बुला के, वेरी गुड, आपकी लिमिट तो 100 थी, लेकिन आपने सिर्फ कितना धुआं फैलाया, ओनली 75। तो इसे 25 यूनिट्स का क्रेडिट मिल जाता है। इसे 25 यूनिट्स का क्या मिल जाएगा, क्रेडिट, कि भाई आपने तो अपने धुएं को बचाया। तो धुएं को नाम दे दिया कार्बन, कार्बन मतलब धुआं, पॉल्यूशन, और क्रेडिट मतलब इसे 25 यूनिट का फायदा मिल गया। तो मतलब हो सकता है अगले पीरियड में ये 125 यूनिट भी अगर धुआं फैला दे तो सरकार इससे कुछ ना कहे, क्योंकि इसने 25 यूनिट का धुआं पहले साल बचा भी तो लिया ना अपना। समझ आ रहा है पॉइंट। तो इसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं। और मजेदार बात ये होती है कि ये जो परमिट्स होते हैं ये बेचे भी जा सकते हैं। अगर मान लो तीसरी कंपनी सोचे कि चलो यार मैं अपना ये परमिट बेच देती हूँ, तो ये परमिट बेचे भी जा सकते हैं और सामने वाला खरीद भी सकता है। तो इसीलिए परमिट के नीचे आप देखो बाय सेल लिखा हुआ था, तो ये परमिट्स बेचे खरीदे भी जाते हैं। तो मतलब परमिट भी एक ट्रेडेबल चीज हो गई कि भाई मेरे पास देखो परमिट है, आपको चाहिए, आप धुआं ज्यादा फैलाते हो और मैं कम फैलाता हूँ, तो मैं ये परमिट आपको बेच सकता हूँ, तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो मतलब ये चलता है दुनिया के अंदर, समझिए क्या है खेल। तो बाकी मेरी जो यादें जुड़ी हुई है वो ये है कि जब मैं सीए बनने के बाद इंटरव्यू में बैठा था, सबसे पहला जो इंटरव्यू दिया था अपना सीए बनने के बाद, उसमें इंटरव्यू के अंदर मतलब जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें हमारा टॉपिक यही था कि टेल मी समथिंग अबाउट कार्बन क्रेडिट। तो ऐसे 10 लोग बैठे हुए थे और उसमें हमको टॉपिक दे दिया था कि कार्बन क्रेडिट के बारे में आपको क्या कहना है, ये था। तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो जब किसी एक आदमी ने बोला तो मैंने उससे आइडिया लगा लिया कि ये क्या बोल रहा है, फिर मैंने उसी के पॉइंट को पैसिव वॉइस में रिपीट कर दिया कि भाई ये होता है। लेकिन कार्बन क्रेडिट जो है अब मुझे पता चल गया कि ये होता है, अब आपको भी पता चल गया कि क्या होता है, समझिए खेल। चलो तो ये हो गया किस्सा कैप एंड ट्रेड का, ठीक है। बाकी इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो जो हमारे देश में मतलब प्रैक्टिकल है, वो इसी की आप नीचे लिख लो, डायग्राम तो मत बनाओ, है ना। तो इसके नीचे बस आप लिख लो कि ट्रेडेबल परमिट्स हैव बीन यूज्ड, ये आपको पता है कब से चल रहा है, सिंस 1980s इन यूएस। सोचो ये यूएस के अंदर 1980s से चल रहा है, जो हमें अभी तक ढंग से नहीं पता। तो यूएस के अंदर ये परमिट्स का ट्रेड 1980s के दौर से चल रहा है। अब बाकी इसके नीचे लिख लो मतलब इन इंडिया, भारत के कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ अंडरलाइन करके। तो कुछ नाम लिखने हैं आपको, जैसे पहला है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, इसे बोलते हैं पैट। तो ये भी इसमें डील करता है, कॉमा एक और नाम लिख सकते हो आरपीओ, मतलब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ये भी भारत में एक स्कीम कह लो है जो इसमें डील करती है। आरईसी यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये भी आप कह सकते हो जो इसमें डील करता है। और एक और लिख लो लास्ट, सरकार ने तो इसका कानून भी बना दिया, देखो इसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन ब्रैकेट में अमेंडमेंट बिल 2022। रिसेंटली 2022 में सरकार ने बिल भी बनाया। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे कार्बन क्रेडिट्स और कैप एंड ट्रेड से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, कि भाई पॉल्यूशन कम फैलाना है इंडस्ट्रियों को, और जो कम फैलाएगा उसको मतलब एक वो भी दिया जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है। तो ये लिख लो आप पहले, फिर देख लो कि भाई किस्सा समझ आया कि नहीं। ठीक है, लिख लिया। तो ये नाम याद रखने, हाईलाइट कर लो, फुल फॉर्म पूछ सकता है, पैट परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम बोलते हैं इसको, स्कीम भी लिख सकते हो, या आरपीओ या आरईसी, और ये तो नया अमेंडमेंट बिल है। तो मतलब ये एक लंबी कहानी थी पूरी की पूरी अपने नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से रिलेटेड, है ना। इसमें क्योंकि डेटा ज़्यादा आ गया इसलिए थोड़ा लंबा हो गया कार्यक्रम, बट ओके होगी कहानी। तो यहाँ पर मेन 2 पॉइंट है बस, एक है सरकार की डायरेक्ट कंट्रोल और दूसरे हैं सरकार के मार्केट बेस्ड पॉलिसी, है ना। तो डायरेक्ट कंट्रोल तो छोटा सा ही था, ये रहा, 3 चीज़ें करती है। मार्केट बेस्ड पॉलिसी में 2 बातें थी, एक है पॉल्यूशन टैक्स और दूसरे थे कैप एंड ट्रेड, ठीक है।
तो क्लियर हो गया? देख लिया चौहान साहब। अब उधर आ जाओ दूसरी तरफ, छोटी सी कहानी पर, ये वाली प्रमोट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, कि भाई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को कैसे प्रमोट करेगी सरकार। तो इसमें तो वेरी वेरी सिंपल, पहला तरीका लिखो, दो ही तरीके हैं बस। पहला तरीका है करेक्टिव सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स, यानी कि सरकार प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देती है। अब प्रोड्यूसर्स को जब सब्सिडीज देगी तो क्या होगा, लिखो एरो डाल के, एम्ड एट इंक्रीजिंग, बताओ प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देने से क्या बढ़ जाएगी? हाँ, और इसको इकोनॉमिक्स में हमने किस चैप्टर में पढ़ रखा है? सप्लाई। क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अगर सब्सिडीज देगी सरकार तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन बढ़ा देगा, यानी कि सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। और कोई इसका एग्जांपल भी दे दो कि कोई ऐसी सब्सिडी जो सरकार प्रोड्यूसर को देती है। तो लिख लो सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, है ना, कि भाई जो किसान होते हैं आमतौर पे किसान, तो उसको किसान को सरकार कहती है भाई आपको फर्टिलाइजर चाहिए ना, तो वो हम आपको उसके पैसे देते हैं। तो ये एक सब्सिडी हो गई जो प्रोड्यूसर्स को देते हैं। तो ये एक सिंपल सरकार का फंडा हो गया। और दूसरा क्या है इसमें, और कैसे सरकार पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को बढ़ावा देगी? नंबर 2, करेक्टिव सब्सिडीज टू, बताओ किसे देगी इस बार सब्सिडीज? कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को। करेक्टिव सब्सिडीज टू कंज्यूमर्स, तो बताओ इसे एरो डाल के लिखो, एम्ड एट इंक्रीजिंग। जब कंज्यूमर्स को सब्सिडीज मिलेंगी तो इससे क्या बढ़ जाएगी? डिमांड। बिल्कुल सही, क्योंकि फिर कंज्यूमर सोचेगा चलो भैया तो मैं और खरीद सकता हूँ, क्योंकि अगर सरकार कंज्यूमर को सब्सिडी दे रही है तो कंज्यूमर तो सोचेगा अरे वाह तो मजा आ गया, तो मैं और सामान खरीद सकता हूँ, है ना। एक सेकेंड, और इसका एग्जांपल भी बताओ। ग्राहक बन के सोचो कि ग्राहक, तो लिखो चौहान साहब सब्सिडीज ऑन एजुकेशन। कई बार सरकार एजुकेशन से रिलेटेड सब्सिडियां देती है। तो एजुकेशन मतलब कि आप ग्राहक हो, आप एक कंज्यूमर हो, आप कहते हो मुझे तो विदेश जाना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने और मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो सरकार कहती है ठीक है ये लो 5 करोड़ रुपए हमसे लो, जाओ हार्वर्ड जाओ, तो अच्छी बात है ना। तो सब्सिडीज ऑन एजुकेशन। तो क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स। तो इसमें सिंपल है भाई, ये तो सरकार कैसे प्रमोट करती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इसमें एक ही कीवर्ड है सब्सिडीज देकर, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी, है ना। बाकी इसमें बस एक स्टार पॉइंट लिखना है, वो आप इसी के नीचे लिख लो स्टार डाल के कि भाई ऑल्सो गवर्नमेंट एंगेज इन, डैश डाल लेना। इसके अलावा भी सरकार कुछ चीज़ों में एंगेज रहती है, जैसे अफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन या प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज एटसेट्रा। तो ये भी मतलब सरकार के पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को प्रमोट करने के फंडे हो गए कि भाई ज़्यादा पेड़ लगा दिए नई जगहों पर, या जहाँ पर पहले डिफॉरेस्टेशन हुआ था वहाँ पे रीफॉरेस्टेशन कर दिया, दोबारा से पेड़ लगा दिए, या फिर वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करना है, नदी बचाओ, है ना, स्वच्छ रखो। तो ये सब भी सरकार के मतलब तरीके हैं जिससे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज फैलती हैं, प्रमोट होती हैं। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा था, और एग्जाम के लिए आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी था कि सरकार एक्सटर्नलिटीज के लिए क्या कर रही है, समझ गए। तो ये पूरा किस्सा कहानी था एक्सटर्नलिटीज को बचाने का। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया एक्सटर्नलिटीज का, ठीक है, ओके। चलो अब क्या थी समस्या नंबर, मतलब कारण नंबर 3 क्या था? पब्लिक गुड्स, सोशल गुड्स, है ना। तो इसमें हम 3 तरह के गुड्स कवर करते हैं। तो मतलब अब हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन नंबर 3 डालते हैं कि इन केस ऑफ मैरिड गुड्स, कि मैरिड गुड्स के केस में अब सरकार क्या करती है इन केस ऑफ मैरिड गुड्स। तो मैरिड गुड्स का एग्जांपल दो जल्दी से, मैरिड गुड्स का। मतलब पब्लिक गुड से थोड़ा हट के सोचो, मैरिड गुड। चलो 6 लाइन छोड़ के नंबर 4 भी लिखो, उससे शायद आपको हिंट मिल जाएगा। इन केस ऑफ डीमैरिड गुड, तो सरकार मैरिड गुड में भी और डीमैरिड गुड में भी इंटरवीन करती है। आप सोचो डीमैरिड गुड कौन सा था, ये तो बताइए था। तो चौहान साहब बताओ, आपको तो नॉलेज है डीमैरिड गुड्स की। हाँ वेरी गुड, और वेरी गुड, और ठीक है, और कुछ बचा तो नहीं? ठीक है, तो डीमैरिड गुड्स तो ये हो ही गए। तो अब बताओ मैरिड गुड्स। हाँ मैरिड गुड्स ना जो होते हैं बेसिकली, इनको अब पहले आपको आसान लगेगा समझना। डीमैरिड गुड तो वो हो गए जो सरकार को पता भी नुकसान देंगे, है ना, आपको अच्छे लगते हैं वो अलग बात है, लेकिन है तो सरकार को पता है नुकसान देने वाली चीज़ें। मैरिड गुड जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी सरकार को पता है वो आपके लिए जरूरी है ना। समझ गए मैरिड गुड का मतलब क्या है और डीमैरिड गुड का मतलब क्या है? डीमैरिड गुड तो होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं पर आपके लिए वो सही नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं डीमैरिड गुड। मैरिड गुड वो होते हैं जो जनरली आपको अच्छे नहीं लगते लेकिन वो हैं सही आपके लिए,
जैसे जब आप मोटरसाइकिल बाइक चलाते हो तो हेलमेट पहनना अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं लगता है ना, हाथ में लटका के मजा आता है ना। लेकिन सरकार ने मैरिड गुड को हेलमेट को क्यों कंपलसरी कर रखा है? क्योंकि उसे पता ही सही है, नहीं तो फाइन लगाएगी, है ना। ऐसी गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना नहीं पसंद है ना, लेकिन सरकार ने उसके भी नियम बना रखे हैं और प्रमोट भी करती है कि भाई पहनना है। तो ये मैरिड गुड्स होते हैं ना, तो आप लिख लो, तब आपको समझ आ जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पहले बिंदी डाल के, तो मैरिड गुड के लिए देखो सरकार क्या करती है, कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। अब आप गाड़ी खरीदोगे अगर या मोटरसाइकिल खरीदोगे तो सरकार ने क्या कर रखा है, कंपलसरी कि भाई इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा, है ना। अब आपको पसंद नहीं आता है सर क्या 50,000 रुपये फालतू लग गए, लेकिन सरकार को पता ही जरूरी चीज़ है। इसी तरह कंपलसरी इम्यूनाइजेशन। अब आप तो कह देते हो सर क्या करना इंजेक्शन लगवा के, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, लेकिन सरकार ने कंपलसरी कर रखा है क्योंकि सरकार को पता है कि भाई ये जरूरी है। तो ये मैरिड गुड्स हैं। तीसरी बिंदी, यूज़ ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब कि कानून बना सकती है सरकार। ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल, जैसे यूज़ ऑफ हेलमेट्स, सीट बेल्ट है ना, जो एग्जाम्पल दिया आपको, तो ये भी एक मैरिड गुड है। चौथी बिंदी, इसके अलावा सरकार क्या करती है, फ्री एजुकेशन। एजुकेशन भी एक मैरिड गुड है, तो आपको पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन है तो जरूरी। या इसी तरह फ्री मेडिकल सर्विसेज। तो सरकार जो है वो मैरिड गुड्स को बेसिकली बढ़ावा देती है। सिंपल पॉइंट है ये कि मैरिड गुड का मतलब हो गया कि सरकार मैरिड गुड्स को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। ठीक है, समझ आया ना पॉइंट। अब डीमेरिट गुड में क्या करती होगी सरकार, या तो बैन लगाएगी, हाँ, या रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, या स्ट्रिक्ट कानून बनाएगी, या टैक्स लगाएगी, भाई यही सब बातें होंगी। तो बस यही सब लिखना है डीमेरिट गुड में। तो इसमें आप लिख लो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कंप्लीट बैन, या तो सरकार कंप्लीट बैन लगाती है। कंप्लीट बैन के आगे एक बादल बना लेना, जो थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा तब भरेंगे। दूसरी बिंदी, नेगेटिव एडवर्टाइजिंग। सरकार नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करती है ना। मूवी देखने जाओ तो पहला ऐड वही आएगा कि देखो वो मर गया तंबाकू खा के। तो ये क्या है, नेगेटिव एडवर्टाइजिंग है डीमेरिट गुड की, ताकि मतलब आप जागरूक बनो, है ना। या ब्रैकेट में लिख लो, इसको परसुएशन भी कहते हैं, परसुएशन। तीसरा, प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट ऑफ दीज गुड्स। इनके एडवर्टाइजमेंट को भी सरकार ने प्रोहिबिट कर रखा है, प्रोहिबिशन है। अब आप टीवी में कभी किसी भी अल्कोहल की बोतल का ऐड देखते हो क्या? नहीं। टोबैको का नहीं। अब इस पर लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं, वो कोर्स में नहीं है लेकिन अलग से सिखा देता हूं। इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अब सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि अगर आप देखोगे रॉयल स्टैग पता है कौन सा क्या है रॉयल स्टैग? तो रॉयल स्टैग का ऐड आता है म्यूजिक एंड कैसेट सीडीज, है ना। तो अब तो दुनिया को पता है कि कौन से रॉयल स्टैग की म्यूजिक एंड कैसेट सीडीज आ रही है, लेकिन इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग, कि रॉयल स्टैग वालों ने कानून का उल्लंघन नहीं करा। वो तो कह रहे हैं हम तो अपनी म्यूजिक सीडी का ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो तो दुनिया को तो पता चल गया ना कि भाई ये कौन सी इनकी सीडी है। या इसी तरह विमल, इलायची। अब विमल क्या कहता है, मैं तो इलायची का ऐड कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया को तो पता चल गया कि विमल क्या बेच रहा है, पान मसाला। तो ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। लेकिन खैर सरकार ने तो क्या कर रखा है, प्रोहिबिशन लगा रखा है कि भाई इन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक एरियाज। इसके अलावा सरकार ने पब्लिक एरियाज पर भी इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि भाई देखो पब्लिक एरिया में ये सब चीज़ें नहीं, कि आप अपना रॉयल स्टैग की म्यूजिक सीडी सुन रहे हो, विमल इलायची यहाँ खा रहे हो, है ना, ड्रग्स ले रहे हो, तो इन पर पब्लिक एरियाज पर सरकार अलग अलग जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। या फिर इम्पोजिंग हाई टैक्सेस, है ना, ये भी हो सकता है कि सरकार इन पर ज़्यादा टैक्स लगा दे। तो ये सब डीमेरिट गुड्स के लिए सरकार के हथकंडे हैं। लेकिन इन सबको कवर करके करली ब्रैकेट में एक बात लिखनी है बहुत ज़रूरी, जो स्पेशली चौहान साहब आपके लिए लिखी जा रही है कि भाई डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली। तो आपको बताना है कि इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड आमतौर पर कैसी होती है। नहीं, हाई तो नहीं कहेंगे, हाई होगी तो फिर तो गया देश। तो हाई तो नहीं कहना आपको, आप इकोनॉमिक टर्म सोचो, अभी पहले भी आई थी, इनइलास्टिक, राइट। कि इन तरह के गुड्स की जो डिमांड होती है आमतौर पर वो इनइलास्टिक होती है। अब हाई लो नहीं कहना, भाई हाई हो लो से हमें क्या, लेकिन है इनइलास्टिक, है ना, इकोनॉमिक टर्म। कि इनइलास्टिक का मतलब है कि डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए देखो सो इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू हाई टैक्सेस हैव वेरी लेस इफेक्ट, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा ऑन डिमांड। तो सरकार इन पर टैक्स अगर लगा भी देगी ना, फिर भी कुछ नहीं होना, फिर भी लोग वही सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू ये सब खरीदेंगे, क्योंकि ये इनइलास्टिक गुड्स हैं डिमांड वाले। तो ये कहना चाह रहा है कि इन गुड्स की डिमांड जनरली इनइलास्टिक होती है, तो प्राइस के बढ़ने से, टैक्स बढ़ाने की वजह से ज़्यादा इफेक्ट डिमांड पर नहीं होगा। और ब्रैकेट में ये भी लिख लो ऑल्सो, कभी कभी तो सेलर्स कैन शिफ्ट द टैक्स ऑन कंज्यूमर्स। और कभी कभी तो सेलर्स भी टैक्स किस पर शिफ्ट कर देते हैं, कंज्यूमर पर। भाई सरकार ने अल्कोहल पे टैक्स लगाया, तो दुकानदार तो आपको कह देगा कि भाई साहब रॉयल स्टैग खरीदना है तो ये टैक्स लगेगा, तो उसमें तो आप देखोगे भी नहीं कि क्या है टैक्स, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब गुड्स जो है इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स होते हैं, तो इनसे बचिए रहो। तो मैं अपना यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मस्ती मजाक और है, लेकिन इन सब पदार्थों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, जिंदगी में छूना भी नहीं है, ठीक है। ताकि ऐसा ना पता चला लेक्चर खत्म हुआ और बच्चा कह रहा है सर तो प्रमोट कर रहे थे बैठ के, ठीक है। तो आपको डीमेरिट गुड्स जैसी दिखाई दे वहीं पे आंखों पे पट्टी बांध के दूसरी डायरेक्शन में निकलना है। चलो ठीक है, तो समझ आया ना ये वाला पॉइंट। तो ये सरकार का
मतलब हो गया हथकंडा डीमेरिट गुड को लेकर। अब उस बादल पर चलते हैं, ये छोड़ देना। अब देखो भाई, कंप्लीट बैन में एक दिक्कत है। कंप्लीट बैन में एक दिक्कत ये है कि मान लो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सरकार ने बैन कर रखा है कि ये नहीं मिलेगा प्रोडक्ट, है ना, लेकिन फिर भी क्या होता है, हाँ स्मगलिंग मिलता है, तो उसको बोल देते हैं हिडन मार्केट। तो कंप्लीट बैन के बावजूद भी भारत जैसे देश के अंदर, हमारे इतने होशियार लोगों के बीच बैन का कोई फायदा मतलब नहीं होता। तो ये इसका ड्रॉबैक लिख रहे हैं बादल के अंदर कि हिडन मार्केट इज स्टिल देयर, कि मतलब एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बैन होने के बावजूद भी सारी चीज़ें, सारे पदार्थ मिल जाते हैं, तो इसको हिडन मार्केट बोलते हैं। तो ये लिखा बादल में, तो ये मतलब एक ड्रॉबैक है कि सरकार बैन तो लगा देती है बट फिर भी हिडन मार्केट इज देयर। चलो, तो ये हो गया डीमेरिट गुड्स। और पांचवा पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स के लिए क्या करेगी सरकार? अब पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं अब बताओ? हाँ, यहाँ पे आते हैं पार्क, म्यूजियम, ये सब चीज़ें, हाँ स्कूल, यूनिवर्सिटी, हाँ ये पब्लिक गुड्स होते हैं, है ना। तो इसमें तो सरकार मतलब क्या है बातें लिखते हैं, पहले बंदी लिख लो, डिफेंस, कॉमा लीगल सिस्टम, कॉमा फायर प्रोटेक्शन, कॉमा डिजीज प्रिवेंशन। तो ये चारों रटने हैं आपको, ठीक है। वैसे तो एटसेट्रा भी लिख लो, आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये चार ऐसे जरूरी पब्लिक गुड हैं जो सरकार ही प्रोवाइड करेगी। भाई डिफेंस की सुविधा, अब ये थोड़ी ना हम सब अपने अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमेंगे गोले बारूद के साथ, तो ये तो सरकार ही प्रोवाइड करेगी। इसी तरह लीगल सिस्टम, भाई लॉ, है ना, न्यायपालिका, वो भी सरकार को ही देना पड़ेगा। फायर प्रोटेक्शन, आग लग गई, है ना, तो वो भी सरकार को ही देना पड़ेगा। डिजीज प्रिवेंशन, कि कोई बड़ी बीमारी आ रही है उससे बचने के लिए भी सरकार को ही करना पड़ेगा। तो ये सब पब्लिक गुड्स के उदाहरण हो गए कि भाई सरकार ही प्रोवाइड करती है। दूसरी बिंदी, पार्क्स और म्यूजियम्स कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू, पार्क्स एंड म्यूजियम्स कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू एंट्री फीस। पार्क्स और म्यूजियम्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? सरकार उनमें एंट्री फीस रख सकती है ताकि कुछ तो पैसा जनरेट हो जाए ना, नहीं तो फ्री में तो लोग घूमते रहेंगे। इसी तरह तीसरी बिंदी, गवर्नमेंट मे ग्रांट लाइसेंस टू प्राइवेट फर्म्स टू बिल्ड गुड पब्लिक फैसिलिटी। सरकार किसी प्राइवेट फर्म को भी लाइसेंस दे सकती है कि भाई आप बनाओ अच्छा सा पार्क, आप बनाओ अच्छा सा म्यूजियम, या आप बनाओ अच्छा सा ये पब्लिक गुड, कुछ भी, ये भी एक तरीका हो सकता है सरकार का। और चौथी बिंदी, गवर्नमेंट में इनवाइट वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड प्राइवेट डोनेशंस। सरकार कह सकती है लोगों को कि भाई इस पार्क के लिए कोई भी अपनी तरफ से श्रद्धापूर्वक कुछ भी देना चाहता है तो कृपया दे सकता है। तो इससे भी सरकार को थोड़ा सा पैसा मिल जाता है और सरकार पब्लिक गुड को आसानी से मेंटेन कर सकती है। तो ये भी मतलब सरकार के हथकंडे हो गए बेसिकली पब्लिक गुड से रिलेटेड। चलो, तो ये हो गया जी पब्लिक गुड्स के समाधान। अब इसके बाद भी कुछ दो पॉइंट्स और हैं जहाँ पर सरकार इंटरवीन करती है, जिसमें नंबर 6 है आपका प्राइस इंटरवेंशन। ये बहुत ज़रूरी है, प्राइस इंटरवेंशन, इसके ब्रैकेट में लिखना, इसको कहते हैं नॉन मार्केट प्राइसिंग। ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है या सुन तो पक्का रखा होगा। प्राइस इंटरवेंशन, सरकार कभी कभी मार्केट प्राइस से खुश नहीं होती, कहते भाई मार्केट का प्राइस बेकार है, और सरकार खुद फिर प्राइस में इंटरवीन करती है, प्राइस के अंदर। हाँ, याद आ गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सही। दो चीज़ें थी इसमें, बचपन में हम पढ़ते भी थे। तो दो बाइफिकेशन करना है, एक को बोलते थे प्राइस फ्लोर और एक को बोलते थे प्राइस सीलिंग, है ना। एक को बोलते थे प्राइस फ्लोर या प्राइस फ्लोरिंग और एक को बोलते थे प्राइस सीलिंग। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में सरकार जो है वो इंटरवीन करती है। सरकार कहती है भाई हम बताएंगे कितना प्राइस होना चाहिए। तो प्राइस फ्लोर क्या होता है? एक तरह से मिनिमम प्राइस, हाँ, और प्राइस सीलिंग क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस, बिल्कुल सही। तो प्राइस सीलिंग जो है वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए निकालती है सरकार, वो भी लिख देता हूँ। प्राइस फ्लोर जो है वो प्रोटेक्शन फॉर प्रोड्यूसर, कि भाई प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका नुकसान ना हो, तो इसीलिए प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट होता है, और कंज्यूमर्स का नुकसान ना हो तो इसीलिए प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। अब इसका बस एक एक एग्जांपल बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको भी याद है। प्राइस फ्लोरिंग का बताओ, ये पढ़ रखा है आपने? किसानों को जो मिलता है बिल्कुल से, क्या टर्म है वो? हाँ, किसानों के लिए होता है मेनली, तो भाई प्रोड्यूसर किसान होते हैं ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो किसानों के लिए सरकार कहती है भाई देखो हम आपको ना मिनिमम प्राइस सेट कर रहे हैं, इतना मिल जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? एमएसपी, राइट, है ना। तो ये एग्जांपल लिखना है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपने सुन रखा है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए, खासकर किसानों के लिए सरकार ने ये, आप प्राइस फ्लोरिंग का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, निकाल रखा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहते हैं, कि भाई सरकार कहती है प्रोड्यूसर को कि आपको मिनिमम इतना दाम तो मिलेगी, डोंट वरी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और प्राइस सीलिंग कहाँ पर लगाती है सरकार, वो भी बता दो। प्राइस सीलिंग, कि भाई इससे ज़्यादा महंगा नहीं, तो ये जनरली सरकार लगाती है
एसेंशियल फूड ग्रेन्स पर, कि जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, राइस, वीट, इन पर लगाती है सरकार, क्योंकि गेहूं चावल गरीबों को खरीदना है। तो सरकार कहती है भाई गरीबों को खरीदना है, तो ये एसेंशियल फूड ग्रेन्स जो हैं, खासकर जो राशन शॉप्स पर मिलते हैं, उनका एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है कि भाई इससे महंगा नहीं मिलेगा, तो ये प्राइस सीलिंग होगी। तो क्लियर हो गया ये वाला भी? तो ये भी सरकार का मतलब इंटरवेंशन था प्राइस के अंदर। फिर बताओ आखिरी कॉज क्या था, आखिरी कॉज मार्केट फेलियर का आखिरी कारण, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो अब सरकार उसमें इंटरवीन करेगी, यानी कि पॉइंट नंबर 7 हो गया, फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर, कि भाई जो ये जानकारी की कमी थी ना, अब इसके अंदर भी सरकार अपना इंटरवेंशन करती है या इसको ठीक करने का सोचती है कि भाई जो जानकारी की कमी थी उसको दूर करते हैं। तो उसके लिए देखो सरकार क्या करती है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बड़े लॉजिकल, तो लिख लो, गवर्नमेंट मेक्स एक्यूरेट लेबलिंग मैंडेटरी। तो सरकार ने लेबलिंग को इसीलिए मैंडेटरी बना रखा है। तो जैसे आप कोई भी खाने पीने का अगर आइटम देखते भी हो तो उसके पीछे आप देखोगे कि सारी जानकारी दे रखी होती है, लेबल कर रखा होता है, इतने ग्राम ये है वो है, सब कुछ होगा, है ना, ताकि यूजर को सारी जानकारी मिल जाए। इसी तरह मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, ब्रैकेट में लिख लो एग्जांपल, सेबी मेक्स इट कंपल्सरी फॉर कंपनीज। तो सरकार ने अलग अलग जगहों पर ये भी कानून बना रखे हैं कि भाई आपको डिस्क्लोजर्स जो है वो करने पड़ेंगे, मतलब मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, बताना पड़ेगा, छुपाना कुछ नहीं है, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो जैसे इसका उदाहरण है कि भाई सेबी, तो सेबी जो है वो कंपनी को कहते हैं भाई आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, तो वो बताते हैं फिर। इसी तरह तीसरा, पब्लिक डिसइमिनेशन, DISSEMINATION, पब्लिक डिसइमिनेशन। तो बताओ शिवांश क्या मतलब है डिसइमिनेशन का अंग्रेजी शब्द? इसका हिंदी अनुवाद है जी प्रचार, टू स्प्रेड समथिंग। तो सरकार क्या करती है, जनता को जागरूक बनाती है, तो इस बात को इंग्लिश में कह दिया पब्लिक डिसइमिनेशन, प्रचार करती है ना, आपको बताती है सारी जानकारी। तो ये भी इंफॉर्मेशन बढ़ाने का एक तरीका हो गया। इसके अलावा रेगुलेशन ऑन एडवर्टाइजिंग, है ना, सरकार एडवर्टाइजिंग पे भी रेगुलेशन लगाती है कि भाई आप अगर एडवर्टाइज करते हो अपना प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं कि आप कह दो भाई मेरा सबसे बेस्ट है, देखो दूसरे का घटिया है, ये दूसरे में ये है वो है, तो इन चीज़ों को भी सरकार रेगुलेट करती है। या फिर आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर दो जिससे लोगों को होप जाग जाए, जो होता भी है वैसे तो आजकल बाजार में, कि ये क्रीम लगा लो गोरे हो जाओगे। तो हालांकि इस पर कई केसेस में लोगों ने केस भी कराया कंपनी पर और सरकार ने एक्शन भी लिया, लेकिन सरकार रेगुलेशन करती है कि एडवर्टाइजिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ताकि बायर को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इन्फॉर्मेशन सही पहुंचाने के लिए मतलब सरकार ये सब हथकंडे अपनाती है। तो क्लियर हो गया ये वाला भी इंटरवेंशन छोटा सा। तो कितने इंटरवेंशंस बताए थे आपको कि लिखने हमें सरकार के, कितने लिखने थे इंटरवेंशन सरकार के? 8, है ना, 8 बोले थे आपको, 8 बोले थे ना। तो आप एक लिख चुके, मार्केट पावर हो गया, फिर एक्सटर्नलिटीज हो गया, उसके बाद पब्लिक गुड से रिलेटेड 3 थे, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड और पब्लिक गुड, वो हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट था बीच में मार्केट प्राइसिंग वाला, वो हो गया। और फिर इन्फॉर्मेशन फेलियर को लेकर भी सरकार ने इंटरवेंशन कर दिया। तो बस अब 8वां और आखिरी जो इंटरवेंशन है वो लिखते हैं, वो सरकार करती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि भेदभाव ना हो। तो ये लास्ट इंटरवेंशन है सरकार का, इसको बोलते हैं फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई अमीर गरीब में डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल रहे, भेदभाव ना हो, फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपने वैसे पहले पढ़ रखे तो आसान है, तो लिख लो फर्स्ट बिंदी डाल के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट इज टू redistribute incomes so that there is equity and fairness in the society। तो सरकार का मेन उद्देश्य है कि भाई इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि समाज में इक्विटी और फेयरनेस बनी रहे, ऐसा ना हो कि अमीर बहुत अमीर हो जाए, गरीब बेचारा गरीब हो जाए। तो सरकार का ये एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है, इक्विटी और फेयरनेस को बनाए रखना। तो इसके लिए देखो सरकार क्या करती है, आपने पहले भी लिख रखा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, याद आ गया? तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या था कि सरकार क्या करती है, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, भाई जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मदद मिलेगी। जॉब रिजर्वेशंस, बहुत सी जगहों पर जॉब रिजर्वेशंस देती है सरकार ताकि सबके साथ इक्विटी रहे। लैंड रिफॉर्म्स भी सरकार लाई थी, पहले भी लाई थी, समय समय पर लाती है ताकि जो गरीब किसान हैं उनके साथ इक्विटी हो सके। जेंडर सेंसिटिव बजटिंग, सरकार बजट बनाते समय इस बात का भी ख्याल रखती है कि दोनों जेंडर्स या जितने जेंडर्स हैं सभी का मतलब उसमें बजट अलाउ हो, ऐसा ना हो कि एक जेंडर के प्रति हम ज़्यादा फेवर करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं इक्विटी मेंटेन करने के लिए, है ना, एक्सेट्रा। तो ये सब सरकार हथकंडे अपनाती है समाज में इक्विटी और फेयरनेस मेंटेन करने के लिए। बट तो इसको कर्ली ब्रैकेट में कवर करके लिखना है, परंतु बट समटाइम्स, कभी कभी
गवर्नमेंट फेलियर अकर्स व्हेन, फिर डैश डाल लेना। लेकिन कभी कभी फेलियर भी हो जाता है, या गवर्नमेंट फेलियर हम कह देते हैं कि हो गया, तो तब कहते हैं गवर्नमेंट फेलियर हो गया जब, तो दो बातें लिखनी है। पहली बिंदी, इंटरवेंशन इज इनइफेक्टिव कॉजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो कई बार सरकार इंटरवीन तो करती है, लेकिन सरकार का इंटरवेंशन जो है वो इनइफेक्टिव रहता है। मतलब पता चला सरकार ने इंटरवेंशन तो करा, एड वैड लगाए बड़े बड़े लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लेकिन सब वेस्ट। लोग कह रहे हैं हम तो फिर भी अल्कोहल पिएंगे, जो करना है कर लो। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने इंटरवीन तो करा, लेकिन फिर भी रिसोर्स बेकार ही चलेगा, है ना, फायदा नहीं हुआ। या फिर दूसरा कह सकते हैं, इंटरवेंशन प्रोड्यूसेस फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम्स। कई बार सरकार के इंटरवीन करने की वजह से पता चला कुछ नई समस्याएं और आ गई। तो सरकार ने तो पता चला बैन लगा दिया, लेकिन हुआ ही उल्टा ये कि एम्प्लॉयमेंट ही कम हो गई और दिक्कत बढ़ गई। तो कई बार इंटरवेंशन की वजह से पता चलता है कि कुछ नई और गंभीर समस्या आ गई, तो फिर हम कहते हैं कि ये सरकार का फेलियर हो गया। इंटरवेंशन क्या हो गया? फेलियर हो गया। तो ये मतलब बस, ठीक है। तो क्लियर होगी कहानी अच्छे से? चलो, तो ये था बेसिकली आपका कंप्लीट यूनिटी वाला कि मार्केट फेलियर क्या है, कारण क्या है और सरकार कैसे इंटरवीन करती है, ठीक है ना। बस तो इसको आप अच्छे से बस रिवाइज करके रखना। तो यही करना था आज हमें, बस दैट्स इट।